अच्छा, रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट हुआ था, ओह माय गॉड। फिर से रिपीट कर दूं क्या? देखो, फिफ्थ फिफ्थ पांचवा उपदेश हम लोग देख रहे हैं, योगा थेरेपी। ठीक है, योग चिकित्सा। और ये बाद में ऐड किया गया था। पहले जो मूल रूप से देखा जाए तो चार ही उपदेश है। पहला उपदेश है आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादा अनुसंधान, मूल रूप से। बाद में पांचवा उपदेश की आवश्यकता हुई और फिर जाके फिफ्थ उपदेश दिया गया योग थेरेपी के रूप में, योग चिकित्सा के रूप में। इस चीज की जरूरत क्यों महसूस हुई स्वात्मा राम जी को? क्योंकि जब आप गलत तरीके से योग का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको व्याधि होगी, है ना, रोग जकड़ेगा। और व्याधि के का कारण वात पित्त कफ का अनबैलेंस हो जाना भी है। और उसी को उस योग की चिकित्सा करते हैं, इसलिए उसको योग, योग के माध्यम से अगर हम चिकित्सा करते हैं तो उसको योग चिकित्सा कहते हैं। जिसमें अब यहाँ कहा गया है कि वात पित्त कफ जो है जन्य रोग होता है जब आप साधक अभ्यास में भूल करता है, मतलब गड़बड़ी करता है, तो वात पित्त कफ जैसे रोग होंगे आपको। और उस वात पित्त कफ जन्य रोग का इलाज प्राणायाम के द्वारा बताया गया। यहाँ पे प्राण की गति का निरूपण, मतलब श्वास पे। ठीक है। और यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम जी का ये विश्वास है कि जब आप अपने चित्त को और प्राण को कंट्रोल कर लेंगे तो आपका दोष बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। तो सांस लेना, आजकल जो हम लोग करते हैं ना, एक्चुअली प्राणायाम नहीं करते हैं, वो श्वासायाम है। वो बाहरी प्रक्रिया है, प्राणायाम नहीं करते हम लोग। देखा जाए तो अगर आप प्राण की गति का सही ढंग से निरूपण नहीं किया, समझ रहे, तो प्राणायाम नहीं है। सिर्फ श्वास लिया, छोड़ा, वो क्या है? श्वासायाम, सांसों को आयाम दे रहा, प्राणायाम नहीं कर रहा है। प्राणों की गति को अच्छे से आयाम करेंगे, उसका विस्तार करेंगे, तब जाके वो प्राणायाम कहलाता है। और जब आप अपने प्राण को पूरे शरीर में फैलाने में सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, तो आपका वात पित्त कफ दोष जो है वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो श्वास के माध्यम से पूरी चिकित्सा। आगे देखते हैं। आयुर्वेद में इसका बहुत है, वात पित्त कफ के बारे में आपको मैंने पढ़ाया होगा। ठीक है। शरीर के अंदर ऊपर उठते हुए वायु की गति में रोग की प्रवृत्ति प्रयत्न पूर्वक जानकर बुद्धिमान साधक को उस रोग को शीघ्र ही चिकित्सा करनी चाहिए। देखो, साधक को पता होता है कि शरीर के अंदर जो, अब जैसे आप पानी में पत्थर फेंको तरंगे फैलती है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो है, जो भी चीजें, जो बाहरी रूप से जो हम बीमार होते हैं, जैसे कि कोई भी शरीर जन्य कोई रोग होता है बाहरी रूप से, तो दिखता है। लेकिन जो मानसिक रूप से होता है ना, वो दिखता नहीं है। ठीक है। वो आपको खुद, जो आपको, जो बुद्धिमान साधक होते हैं वो खुद ही उसकी इलाज कर लेते हैं। जो साधक होते हैं उसे किस तरह से इलाज करना, पांव के तलवे से लेकर नाभि प्रदेश तक। अब देखो ना, यहाँ पे ना स्थान बता दिया है, ये सारे चीज वात पित्त कफ का। मैंने बताया था ना, कमर से नीचे का स्थान जो वायु का होता है, वात का होता है। फिर कमर से ऊपर नाभि के प्रदेश में जो होता है, नाभि से लेकर चेस्ट तक, वो होता है पित्त का स्थान। और कफ का होता है गर्दन से ऊपर वाले स्थान, है ना। वहीं जो भी ऊर्ध्व जत्रु रोग होते हैं वो कफ के विकृतियों के वजह से होता है। ठीक है, कफ दोष। ये था साधकों की गलती से वायु गलत मार्ग पे। देखो यही क्यों होता है, यही कह रहा है कि साधक जो, अगर आप सही ढंग से योग का अभ्यास नहीं करेंगे तो वायु क्या होगा, आप किस पोजीशन में इनहेल करना है, किस पोजीशन में एक्सहेल करना है, अगर ये नहीं पता होगा तो वायु गलत मार्ग पे चला जाएगा, वायु प्रकोपित हो जाएगा, है ना। तो फिर वात जैसे रोग
क्यों होता है? जैसे किसी स्थान पे गांठ बन जाना किसी जगह पे, तो उस गांठ को खोलने के लिए आपको योग का अभ्यास भी किया कराया जाता है, प्राणायाम का अभ्यास कराया जाता है। इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो है श्वास की गति, श्वास प्रश्वास की गति पे विशेष ध्यान रखना, आसन में पोस्चर्स के साथ किस तरह से सामंजस्य स्थापित करेंगे, वो उस चीज का ध्यान रखना। इसलिए एक जो है योग्य योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही योग का अभ्यास करना चाहिए। गलत मार्ग से प्रवाहित वायु जब पित्त प्रदेश में जमा होता है तब छाती में दर्द, बगल में दर्द, पीठ दर्द, ये सारी चीजें होती है गैस से। ऐसी स्थिति में शरीर के अंगों में, आप कह रहा है कि क्या करना चाहिए, है ना? तो उस स्थिति में क्या करना है? अंगों में क्या, तेल से मालिश करना है, गुनगुना पानी से स्नान करना है, अच्छे भोजन, पथ्य भोजन कह रहा है करने के लिए, ना, जो सुपाच्य भोजन हो, ये करना है। इसके बाद देखो, जहां जहां जो रोग ग्रस्त स्थान है उस जगह पे अपने मन को लेके जाना। आप जो योग निद्रा करते हैं, ये करते हैं जहां पे भाई तनाव खिंचाव है, शरीर उस जगह पे अपने ध्यान को लेके जाना, रिलीज करना। ठीक, तो ये चीजें हम योग निद्रा में भी कराते हैं। चित्त को एकाग्र करके वायु पर ध्यान करते हुए वायु से फेफड़े को पूरक द्वारा भर लेना चाहिए, श्वास भरना छाती में, और पूरी अपनी शक्ति अनुसार यथा प्रोरेचक श्वास भर लो और पूरी शक्ति से बाहर छोड़ दो, पूरे रिलीज कर दो स्ट्रेस को। यहाँ पे वही कह रहा हूँ, अभी तक जितने भी श्लोक हमने देखे सब जो है सिर्फ श्वास पे आधारित यहाँ पे चिकित्सा करी गई। आपको पता होगा सबसे बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा जो रिसर्च हो रहा है खासकर प्राणायाम पे, वो हमारे कैवल्य धाम में ही होता है। और स्वामी, ये जो बुक जहां से निकला है वो कैवल्य धाम से ही तो है। ठीक है, तो श्वास पे बहुत ज्यादा वहां पे रिसर्च भी किए जाते हैं कैवल्य धाम। एक सोचो तो इसीलिए कहते, हाँ जी। हरिओम सर, जैसे अपनी बताया ना हरिओम। सर, श्वासायाम कर रहे हैं हम लोग, तो एक हल्का सा लॉजिक बता देंगे सर? क्या रेशियो का अनुसार ने बता रहे हैं ना सर कि प्राणायाम हमको करना है, प्राणों का विस्तारीकरण? देखो विस्तार, वही तो कह रहा हूँ ना कि जो हम प्राण जो है श्वास सिर्फ लेते हैं, ध्यान तो कहीं हमारा और रहता है। श्वास पे ध्यान कितने लोगों का रहता है अनुलोम विलोम का, बताओ? इक्के दुक्के लोग का रहता है, 1% की मुश्किल से होंगे। तो आपकी अवेयरनेस ही नहीं है, सबसे पहली गलती तो। दूसरा है कि आप किस रेशियो में, कभी कभी आप 1:1 में लेते हैं श्वास लेना छोड़ना, कभी कभी ऊपर नीचे होता है, कंट्रोल नहीं है ना, एक गति में नहीं है, 1:1:1। इसके बाद ये तो शुभ से आप कुंभक भी लेते हैं, उसमें अगर हम लगाते हैं रेशियो तो हर एक टाइम चेंज हो जाता है। कभी हम 9 सेकेंड इनहेल करते हैं, कभी 10 सेकेंड, कभी 5 सेकेंड। ऐसा होता है कि नहीं होता है, बताओ? आरंभ अवस्था में तो होती है सर, ऐसे भी। वही चीज तो कह रहे हैं, आराम शुरुआत, इसी को तो कंट्रोल करना है। आपको अपने ही ब्रीदिंग पे कंट्रोल नहीं है तो कैसे? इसी को कहते हैं श्वास है। प्राणायाम कहाँ करते हैं हम लोग? यानी 5 मिनट भी अगर आप प्राण और प्राणायाम चित्त करें। प्राण और चित्त पर कंट्रोल करेंगे, बैलेंस करेंगे, है ना सर? हाँ जी, यही तो है प्राणायाम। जब तक आप प्राणों पे कंट्रोल है नहीं, प्राणायाम थोड़ी हुआ। ठीक है, बस हम प्री प्रैक्टिसिंग करते रहते हैं, श्वास लेना छोड़ना सीख, उसके आगे तो हम लोग बढ़ते ही नहीं है, बढ़ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, क्लियर है सबका डाउट? जी सर। आप देखो इसी के वजह से कई सारे रोग जो होता है भाई, क्या होता है, खांसी, हृदय, चेस्ट, हिचकी, दमा, सिर में दर्द आदि रोग होता है। और ऐसे हो जाने पर उनकी चिकित्सा करी जाती है। ऐसी स्थिति में उनको अच्छा भोजन, भली प्रकार से मुख साफ करना, 2-3 बार कुंभक का अभ्यास करना, इस तरह से करवा। इससे क्या होगा? ऐसा करने से कफ पित्त दोष जो है दूर होगा, श्वास संबंधी रोग दूर होंगे। देखो इसमें ये भी कहा है कि गर्म खीर, है ना, अथवा घी मिला हुआ गर्म दूध का सेवन करना चाहिए।
आप देखो, वैसे तो दूध दूध होता है कफ प्रवृत्ति का, ठीक है, कफ प्रवृत्ति का होता है दूध, लेकिन वही आप घी मिला दोगे तो उसकी प्रवृत्ति चेंज हो जाएगी। तो ये सब करना है। और क्या है, कई सारे प्रॉब्लम है, निसंदेह कुष्ठ आदि चर्म रोग दूर हो जाते हैं, है ना, आंखों से रिलेटेड तंत्रि, ये सारे चीज, गठिया जैसे रोग, बॉडी में कंपन होना, ये सब वायु की वजह से है। जितने भी हम लोग देख रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल आपकी ब्रीदिंग पे है। ब्रीदिंग पे कंट्रोल कर लो, देखो शरीर में कोई व्याधि ही नहीं होगी। इसीलिए बहुत फोकस, सिर्फ आप आसन पे ही फोकस करते रह जाते हैं, सिर्फ आसन मार एडवांस आसन कर रहे हैं, सिर्फ आसन करते रहते हैं। ब्रीदिंग भी उतने ही जरूरी है जितना आसन, है ना। अब कह रहा है कि पश्चात बार बार पूरक और रेचक करते समय कछुए के समान अपने को अंगों को संकुचित करना चाहिए। ये क्वेश्चन के बाद पूछ सकता है वैसे तो, कि कछुए के समान बताया है ना, कि जैसे वो कछुआ क्या करता है, अपने अंगों को जैसे आप उसको टच करो, वो देखो एकदम हार्ड हो जाता है, वो उसको फेंको, कुछ करो, गिरा दो, कुछ नहीं होगा उसको, इतना कंट्रोल रहता है अपने। तो उसी तरह से आपकी ब्रीदिंग पे कंट्रोल रहता है। सभी दोस्तों को शांति के लिए समतल भूमि पर चित्त लेटकर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, है ना। ये बता दिया कि कैसे प्राणायाम का अभ्यास करना है, समतल भूमि पे लेट। तो ये सब है। कभी भय बाधा आदि योग मार्ग में विघ्न उत्पन्न हो, तब साधकों को शक्ति के अनुसार अपने योग अभ्यास को यत्न पूर्वक बढ़ाना चाहिए, अर्थात भयभीत होकर, वही कह रहा है कि भयभीत होकर योग का अभ्यास मत कीजिए। अपने सारे ही भय बाधा जो भी है, विघ्न है, बाधक जो भी तत्व, उसको हटाकर, है ना, शक्ति पूर्वक योग का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना है। यही सब है, इसका आसन का ही चीज है। ये 5th चैप्टर था, बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है। देखो, योग श्रेष्ठ श्री स्वात्माराम विरचित हठ पर दीपिका का औसत कथन नामक पंचम उपदेश समाप्त हुआ। ठीक है, क्लियर है। आपको जो भी जिज्ञासा है मन में, आप पूछ लीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का समाधान देने की। और कुछ पूछना है पूछिए, अदरवाइज हम पूछेंगे, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10 मिनट करेंगे, इसके बाद आप लोगों को मैं जल्दी ही छोड़ दूंगा आज, ताकि आप लोग अपना स्वाध्याय भी करें, है ना। अलोके, ऐसा कोई है जिसको हठ पर दीपिका समझ नहीं आया, हार्ड लगा, फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर टू टिल नाउ? तो चौथा अध्याय में जो 12th श्लोक है उसको एक बार समझा दीजिए, तो चौथा उपदेश। चौथा, मैं देख लेता हूँ बुक में, कौन सा श्लोक अनीता जी? श्लोक नंबर 12। आप लोग भी देखते जाओ, जो किन्हीं को बुक है, पीडीएफ है, एक बार स्क्रॉल कर लो, बुक देख लो, जो पूछना है पूछ लो अभी, है ना। वैसे बाद में भी आप लोग के लिए हमेशा ही खुला, कभी भी रात में छोड़ के, कभी भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आयुर्वेद, ग्रंथ संहिता, ग्रंथ संहिता और हठ पर दीपिका, तीनों में से कोई भी कुछ पूछना हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। श्लोक नंबर 12 कह रहा है कि सुषुम्ना वाहिनी प्राणे शून्य विष्टि मानसे तदा सर्वाणि कर्माणि निर्मूल्यति योगविद, यही कह रहा है ना? जी सर। कह रहा है कि प्राण का, है ना, सुषुम्ना में प्रवेश होने से फलस्वरूप चित्त शून्य, सुषुम्ना में चला जाता है, चित्त शून्य हो जाता है, तब साधक सभी क्रियाकलापों से मुक्त हो जाता है। हाँ ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, जो प्राण है ना, आप ऐसी, तो जैसे कि श्वास, प्राणायाम का अभ्यास है, श्वास पे कंट्रोल किया आपने, और उस प्राण ऊर्जा को सुषुम्ना में प्रवाहित करना है। ये कब होगा?
तब जब तक नहीं होगा तब तक कि ईरा और पिंगला बैलेंस नहीं होगा। तो सबसे पहले प्राण का कंट्रोल तक कब होगा? जब तक कि आप ईरा और पिंगला को बैलेंस नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ईरा और पिंगला को बैलेंस कीजिए, ठीक है, और प्राण वायु को तब जब बैलेंस होता है तभी जाके प्राण वायु सुषुम्ना में प्रवाहित होगा। पहली बात तो ये। तो प्राण वायु को सुषुम्ना में प्रवाहित किया, अब हो गया, अब ईरा पिंगला भूल जाओ। एक श्लोक में आपने देखा था ना कि जैसे ही प्राण ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवाहित होते हैं ईरा और पिंगला का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। याद आ रहा है? श्लोक हमने देखा था, याद नहीं आ रहा कौन सा श्लोक है, बट था। तो कोई अस्तित्व नहीं रह जाता ईरा और पिंगला का। तो अब प्राण ऊर्जा सुषुम्ना में चला गया, अब जैसे ही जाएगा तो ऊपर की तरफ उठेगा ना। ऊपर क्या है? शून्य है, ठीक है। और आपका उस वक्त चित्त जो है, चित्त मतलब क्या होता है? स्टोरेज। जो भी चित्त हमारे डिस्टरबेंस है, जो भी डिस्टरबेंस आपके चित्त में स्टोर है वो सारा जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाता है ना। उस वक्त कुछ नहीं रहेगा आपके मन में, कोई भी तरह का व्याधि नहीं रहेगा, मानसिक चीजें नहीं रहेगी कि 10 तरह की बातें आ रही हैं। वो सारा क्या होगा? हट जाएगा, मिट जाएगा, है ना। कुछ भी नहीं रहेगा और शून्य हो जाता है चित्त। चित्त मतलब क्या होता है? स्टोरेज बॉक्स है, और उस स्टोरेज बॉक्स में कई सारे डिस्टरबेंस आपने पाल रखी है, बहुत सारी चीजें। जैसे ही प्राण सुषुम्ना में जाएगा चित्त क्या हो गया? शून्य, कुछ भी नहीं रहेगा। यही तो है समाधि की अवस्था, ऊपर जाता है ना, मनमनी अवस्था। तो क्या हो गया? चित्त शून्य में चला जाता है, कुछ नहीं बचेगा। और उसी वक्त जो है सारे क्रियाकलापों से साधक मुक्त हो जाता है, किसी चीज में नहीं फंसता फिर ना वो। भाई आप कर रहे हैं और 10 चीजें माइंड में आ रही हैं तो फंसे हुए हैं ना किसी न किसी चीजों में, आप मुक्त नहीं हो पाए आप, ठीक है। तो वही सही कह रहा है कि जब प्राण सुषुम्ना में जाएगा, चित्त शून्य हो जाएगा, तो जो भी चीजों में आप फंसे हुए हैं मानसिक रूप से वो सारा हट जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि सारे क्रियाकलापों से साधक मुक्त हो जाता है, उस वक्त कुछ नहीं रहता। क्लियर है अनीता जी? समझ में आया? जी सर। और एक इसी चैप्टर में श्लोक नंबर 26, 26। मूर्छितो हरते व्याधि में तो जीवते स्वयं। 26 ना? हिंदी में नहीं पता, तो हिंदी दिखाई अच्छा, हिंदी रसस्य में मूर्छित। मनश्चैव चंचल स्वभावतः रसो रसो उसके बंधो आगे मनो। वाला मूर्छितो हरते। अच्छा, मूर्छितो हरतो, हाँ ये देखो ना, इसमें क्या कह रहा है कि मूर्छितो हरतो व्याधिन मृत्यु जीवयति सोई बद्ध खेचरताम धत्ते रसो वायुष्य पर्वत। कह रहा है कि हे पार्वती, यहाँ ना पार्वती की चर्चा आ रही है। कह रहा है कि मूर्छित पारद, पारद यहाँ पे क्या था मैंने बताया था ना, पारस, है ना। पारद मतलब क्या होता है? वो पारद मतलब पारा, मर्क्यूरी, जो टेम्परेचर से सेंसिटिव रहता है। जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा घटा तो आपके पारा भी ऊपर नीचे होते रहता है ना, तुमने पता चलता है कि हाँ हमें इतना बुखार है, इतना बुखार है। लेकिन उसमें भी 3 तरह के हमने आपको बताया था कि 3 चीजें यहाँ पे दिया हुआ, ये चीजें मैंने आपको कहती रट जाइए। एक तो यहाँ पे बताया है मूर्छित पारा, तो मूर्छित रूप से है, और ये ब्रैकेट में गंधक शोधित कहा जाता है मूर्छित पारा, और छिन्न प्राण व्याधियों को नष्ट करता है। अब ये कहता है कि जो ये पारा है ना, वो जो धीमी गति वाला प्राण, जो भी प्राण व्याधि है आपसे श्वास से रिलेटेड, उसको नष्ट करता है। दूसरा पारा बता रहा है यहाँ पे ना 3 टाइप्स के आपको बताया हुआ है पारा को, 3 डिफरेंट टाइप्स। इसमें इसका डिटेल तो मुझे नहीं पता बहुत ज्यादा डीप, लेकिन इस अकॉर्डिंग टू दिस श्लोक 3 टाइप्स के बता दिया है पारा। एक तो मूर्छित, मूर्छित मतलब क्या होता है? बेहोश। वो डेड नहीं, जस्ट बेहोशी की अवस्था में, मतलब कि कुछ है उसमें अभी भी, ठीक है। और दूसरा क्या बताया रहा है? मृत पारा, उसमें अब कुछ भी नहीं रहा, भस्म हो चुका है, ठीक है। तो भस्म किया हुआ पारा खत्म हो गया। उस वो क्या करता है? लीन प्राणवायु को मनुष्य में जीवनी शक्ति देता है।
अब इस पारा का इसका काम क्या है कि प्राण वायु मनुष्य में जीवनी शक्ति को देता है, मतलब अपनी आयु को बढ़ाने का काम करता है ये। जीवनी शक्ति देना मतलब आयु को बढ़ाना। ठीक है, दो चीजें आपको मैंने ये आपको याद करवाया था कि आप मिलान में पूछ सकता है, तो याद कर लेना कि मूर्छित पारा प्राण व्याधियों को नष्ट करने वाला, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि जो मृत पारा डेड मर्क्यूरी जो है वो क्या करता है, प्राण वायु को मतलब जीवनी शक्ति बढ़ाता है मनुष्य में। और थर्ड क्या है, विशिष्ट प्रक्रिया से बंधा हुआ ठोस पारा क्या होता है बताओ, लिक्विड में रहता है ना, थोड़ा सा देखा होगा ना, ऊपर नीचे होते रहता है, लिक्विड रहता है पारा। अब इसको क्या किया है, इस पारा को एक कोई भी विशिष्ट प्रक्रिया से इसको हार्ड, जैसे कि बर्फ, जल है, पानी है ना, पानी को क्या करते हो, फ्रीज करते हो, एक विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा उसको क्या होता है, उसको फ्रीज करते हैं आप ना, ठोस बनाते हैं, बर्फ बनाते हैं। वैसे ही इस पारे को जो लिक्विड है उसको ठोस आप बना रहे हैं, इस विशिष्ट प्रक्रिया, कोई भी प्रक्रिया हो सकता है। और वो क्या करता है, कुंभित प्राणवायु साधक को आकाश, ये अंतर आकाश में गति सामर्थ्य प्रदान करता है। अब ये कैसे वर्क करता है इसकी तो जानकारी डीप में नहीं है, बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रट जाओ, ठीक है। अगर इसके बारे में किसी को डीप नॉलेज पता चलता है किसी से तो जरूर मुझे भी बताना, लेकिन बस इसको अब इस तरह से रट जाना, ठीक है अनीता जी। 3 पॉइंट्स याद रखना, मूर्छित पारा, मृत पारा, पारद, अपारा या पारद समझना, और क्या, ठोस पारद, और उसके इस कार्य याद रखना है बस, ठीक है, ये इंपोर्टेंट। देखो यहाँ पे ना इसमें कहता है कि टिप्पणी में लिखा हुआ है कि ठोस पारद को, ठीक है, मुख में रख लेने पर व्यक्ति आकाशचारी होता है। तो हो सकता है, जैसे होम्योपैथी में क्या होता है, कुछ ना कुछ लिक्विड है वो देते हैं, ठीक, बीमारी ठीक होता है। तो हो सकता है कि इस तरह के प्रोसेस से वो जैसे पारा को या तो मुख में रख लिया तो इस तरह की जो है सिद्धियां मिल गई। लेकिन इसका जो चीज का साक्ष्य मेरे पास नहीं है ना कहीं और है, जस्ट मैंने इसको टिप्पणी पढ़ा है। तो बस आप अकॉर्डिंग टू श्लोक याद कर लेना। और किसी को कुछ पूछना है, समझ में आया अनीता जी? हाँ जी सर। सर ठीक। वज्रोली और अमरोली और अपना सहजोली, इसमें क्या क्या थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दीजिए। वज्रोली, सहजोली, अमरोली, तीनों का थोड़ा सा कंफ्यूज है मेरे को। कौन समझाएगा? 82 नहीं तृतीय मतलब अध्याय में कौन समझा, 82। क्लास में कौन है? अभी सभी ने लेक्चर लिया है ना, कौन समझाएगा अच्छे से? वज्रोली, अमरोली और ये सहजोली, किसी को याद नहीं है? पूजा जी, साक्षी जी, मनीषा जी, आप जी समझा दीजिए एक बार। डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा मैं अनुभव नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनिए। साक्षी जी ओके आप वज्रोली समझाइए, पूजा जी आप सहजोली समझाइए, मनीषा जी आप समझाएंगे अमरोली, ठीक है? ओके ओके सर। ध्यान से सुनिए। जी सर। जी पुष्पा जी ध्यान से सुनेगा, मैं वज्रोली समझा रही हूँ। वज्रोली में क्या करना होता है, जो हमारा योनि मंडल होता है उसका आकुंचन करना होता है धीरे धीरे से। इसको पुरुष और नारी मतलब अपना अपना अभ्यास करते हैं अलग अलग, ठीक है। तो इसमें पहला तो ये हो गया योनि मंडल का आकुंचन, और दूसरा क्या है, मूत्र मार्ग में हमें फूंक मारनी होती है, मतलब फुत्कार करके वायु का प्रवेश करवाना होता है, जिससे वायु का संचार हमारे मूत्र मार्ग में हो जाए। और इससे क्या होता है कि जो योनि मंडल में बिंदु आकर गिरता है उससे हमें मतलब इसको करने से वो ऊपर उठता है इसके अभ्यास से, और ऊपर ही खींच के रखना होता है हमें इससे। और इसके लाभ ये है कि इससे क्या कहते हैं, साधक मृत्यु को जीत लेता है, और इसके सिद्ध होने के बाद साधक के शरीर में सुगंध पैदा होती है। पुष्पा जी समझ आ समझ गया में आया? आपको? हाँ ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।
पूजा जी बताइए नेक्स्ट। जी, जो सहजोली है इसके अंदर क्या करना है, ये जो गोबर है वो जला हुआ गोबर का जो भस्म बनाकर जल में मिलाकर उसका भस्म बनाना है। और फिर जैसे वज्रोली प्रक्रिया से यानी कि बिंदु को क्या ऊपर खींचना होता है, तो उसके बाद वो सब जो मेल और फीमेल को अपने ऊपर लगाना है, ठीक है, गर्दन पर। और फिर उस समय के लिए बैठना है। ये है पुष्पा जी की और जो इस ओके, वही अभ्यास को जो पुण्यवान बस में कहाँ लगाना है? तो अपना योनि मार्ग में। योनि मार्ग में नहीं योनि लगाना मार्ग है, अपने जेनाइटल ऑर्गन्स पे लगाना है, ठीक है, उसके ऊपर लेप लगाना है, जैसे ओके हाथ सर, है ओके हमारा तो हाथ के ऊपर लेप। और ये सिर्फ महिलाओं और पुरुष के लिए, स्पेशल दोनों के लिए ही है ये। योनि ठीक है, कहा है ठीक तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के लिए। योनि का है। यहाँ पे ओके, तात्पर्य दोनों, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए, ठीक है। अमरोली बताएंगे, मनीषा जी बताएंगे। जी सर, अमरोली का बताया गया है कि अमरोली जब साधक वज्रोली का अभ्यास स्थिर हो जाए उसमें, अभ्यास में या उसमें परफेक्शन आ जाए, तो रोज जो सौमंडल से जो स्राव आता है उसको रोज ग्रहण करते हुए जो प्रतिदिन करता है रोज ही वो स्राव, तो उसे अमरोली कहते हैं, ऐसा कहा गया है। और इससे ठीक, दिव्य दृष्टि कौन होती है उसके यूज में बताया गया है। कहाँ पे लगाना है, एक मैसेज बताइए एक बार फिर से। सर अमरोली बोले तो सोमरस का ग्रहण करना है क्या सर? नहीं, मैंने क्या बताया कि जो सोमरस का स्राव होता है वो हमारे सोममंडल से हुआ, चंद्रमंडल से हुआ। हाँ, और वो दो भागों में, एक तो हमारा सूर्य मंडल में जाके भस्म होता है और बस एक सर। पूरे शरीर में फैलता है, ओके, ठीक है। और जो हमारा योनि मंडल है, 3 मंडल आप लोगों ने बताया था, कौन कौन सा मंडल था? एक चंद्र मंडल, सूर्य मंडल और योनि योनि मंडल। मंडल। तो योनि मंडल से भी महिलाओं में रज का स्राव होता है और पुरुष में वीर्य का स्राव होता है। और जब सोम मंडल से स्रावित जो हमारा सोम रस है वो, और योनि मंडल से जो स्राव हो रहा है रज या वीर्य, दोनों जब मिला के उसको मस्तक तक लेके जाना है, इसी को कहते हैं अमरोली। अमरोली, ठीक है सर, ओके, थैंक। समझ में आया सबको? अभी समझ में आया सर, थैंक यू। ध्यान सोने देंगे ना में अच्छे उसमें से नली भी हमारा बताई थी ना, वज्रोली मुद्रा में क्या नली कह रहे हैं? बताई थी ना, नली सर, सोने और वो चांदी। वज्रोली था हाँ, क्या? वज्रोली में ही बताई थी ना सर। वज्रोली में वो फूक मारकर अपने जो जेनाइटल ऑर्गन्स है वहां पे फूंकार मारना है हवा को, ठीक है, वो था, ठीक है। और ऊपर की तरफ उठाने की बात थी, ठीक है। और सर अमरोली में स्वमूत्र चिकित्सा भी बताई ना किसी ग्रंथ में। किस ग्रंथ में बताया, बताइए। वो शिवांगु कहते हैं उसे, पर इसमें एक्सप्लेनेशन में या इसी में नहीं बताया है, वो किसी दूसरे में होगा, इसमें नहीं गेरन है। तो में यहाँ पे बताया। नहीं है, अब यहाँ की प्रदीपिका का ध्यान रखना, हाँ सर, ठीक गेरन है। में। और किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए। किसी को कुछ सर और और पूछना है? कुछ हाँ, ट्रिक बता देंगे सर, जाके, क्योंकि ये जो लाभ है ना सबको पूरा, मतलब किसमें क्या होता है कभी कभी, मतलब उल्टा कंफ्यूजन पुल्टा होता हो है। जाता है, आंसर सटीक नहीं दे देखो पाता ना, हूँ सर, आप इसके लोग लिए को कोई। मैं अभी बताता हूँ क्या करना है। जब लेक्चर हो जाता है या फिर क्या करना, आप लोगों ने कितने लोगों ने नोट्स बनाया है ये बताओ? गौरी, मेघा, कृष्णा, सबका, पवन जी, चैतन, पूजा, बहुत बढ़िया, अनीता, लता, नेहा, साक्षी जी ने नहीं बनाया है। 40% ही बन पाया सर।
सर हट ठीक प्रदीपिका के में ऐसे शॉर्ट में जो आपने बताया वही लिखा है, अलग से नहीं बनाया। घेरन संहिता के तो बनाए हैं। ठीक है, तो जो मैंने जी नोट पॉइंट्स बोला है वो तो लिखा है ना आपने? हाँ जी सर, वो तो लिखा है, वो नोट किया है मैंने। बस हो गया, कोई इशू नहीं, उसी में से काम आ जाएगा। देखो, अब आप लोगों को मैं तरीका बताता हूँ कि कोई चीज को पढ़ने का कैसे तरीका होता है। एक तो आपने अभी डीप में स्टडी कर लिया हट प्रदीपिका को, ठीक है, ये सारे ही सब्जेक्ट पे लागू होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हट प्रदीपिका पे लागू होता है। चीज समझो। आप क्या करोगे, नोट्स जो बनता है ना, जैसे कि अभी साक्षी जी ने क्या नोट्स बना लिया, अपने मेन मेन पॉइंट्स लिख लिया। नोट्स के भी शॉर्ट नोट्स बनाना आना चाहिए, कि सिर्फ 2 पेज में 3 पेज में पूरी बुक की कहानी, राम कहानी सारा लिख दो आप, ठीक है। और जैसे कि पॉइंट्स, आप जैसे हमने अभी 4 पे ही फोकस करते हैं, हट प्रदीप का 4 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में मेन मेन चीज क्या आता है, विषय वस्तु। विषय वस्तु है, ठीक है। अब उसमें क्या क्या पढ़ना है, अब जैसे कि पहला उपदेश है विषय वस्तु, हम आसन देख रहे हैं, तो आसन में क्या क्या था। ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि कम समय में मैक्सिमम आउटपुट कैसे आना। शांत बैठो, पहले विषय वस्तु को माइंड से याद कर लो। हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी स्टूडेंट, विषय वस्तु आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर में क्या है, आसन है, ठीक है। कौन कौन से आसन है, 15 आसन है। उसमें भी आदिनाथ ने 84 बोला है। देखो, तरीका होता है, जब आप खुद से बात करने लग जाते हो ना, आधे घंटे में पूरे बुक को आप रट जाते हो। अभी सिर्फ ऊपर से याद रखना, और मैक्सिमम क्वेश्चन ऊपर से पूछे जाते हैं। 80% क्वेश्चन ऊपर से रहता है, ऊपर सिलेबस से। 20% डीप में जाता है। तो आसन है 15 आसन, लेकिन आदिनाथ ने बताया 84। उसमें 15 स्वामी स्वात्माराम जी ने बताया, उसमें भी 4 मुख्य है, ठीक है। कौन कौन से है, सिंह, सिद्ध, पद्म, सिद्ध। उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो सिद्धासन सब में श्रेष्ठ है। अब हो गया, यहाँ पे हमने आसन देख लिया, ठीक है। शॉर्ट में हमने आसन पढ़ लिया। अब थोड़ा सा जब डीप में जाओगे तो अच्छा ठीक है, आसन में जैसे सिद्धासन है, तो सिद्धासन को कैसे करना है, माइंड में रिकॉल कर लो। अच्छा, उसके लाभ क्या है उसको रिकॉल कर लो, हो गया खत्म, ठीक है। नोट्स बनाओ, जैसे कि कोई किसी के पास बोर्ड होगा ना, तो बोर्ड जैसे ये है, जैसे मैंने रखा है, जैसे मैं भी कभी पढ़ता हूँ, तो लिखने का अभ्यास करो। कुछ है हमने लिखा आसन, इस पे लिख लिया हमने कुछ भी चीजें, लिख के प्रैक्टिस करोगे तो और ज्यादा यूजफुल है। कम समय रहेगा, एग्जाम के 1 दिन 2 दिन है, तो बस इस तरह से याद करना, ठीक है। आप देखो और क्या है इसमें, 33 गुरुओं के नाम है, हठ योग के उद्देश्य है। अच्छा, उद्देश्य क्या है लिख लो, नोट्स बना लो। 33 गुरुओं के नाम है, क्या क्या है, एक बार उसको रिवाइज कर लो। योग का स्थान क्या, अच्छा योग का स्थान कहा गया है, क्या कौन सा स्थान है अभी। मठ होना चाहिए, 4 दीवारी होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, सुराज्य होना चाहिए, उपद्रव नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें ना रिकॉल करना है, ऐसे चीजें। योग की कुटिया के बारे में है, उसे लक्षण, साधक बाधक तत्व बताया। अच्छा, कौन से साधक तत्व बाधक तत्व है, ये चीजें। मिताहार की चर्चा है, पथ्य अपथ्य आहार, कौन सा आहार लेना नहीं लेना है, और किसको सिद्धि मिलेगी। हो गया फर्स्ट चैप्टर खत्म, ठीक है। इसमें से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपने रख लिया, अब सेकंड पे जाना। सेकंड को वैसे ही प्राणायाम है, प्राणायाम के बारे में, कौन कितने प्राणायाम है, कौन कौन से प्राणायाम है, बस उसके थोड़े से विधि, लेकिन लाभ जरूर याद कर लेना। मैंने बताया था कि जितने कॉमन लाभ होगा उसको सेम अंडरलाइन करो हाइलाइटर से, ठीक है। आप जैसे कि ये याद रखना कि कफ दोष दूर होते हैं, तो कौन कौन से प्राणायाम में कफ दोष दूर होते हैं, एक हाईलाइट को। कौन कौन से आसन में कफ दूर होते हैं, एक हाईलाइट कर दो, ठीक है। जरा मरण का नाश होता है, सबसे कॉमन है ये। सारे ही मैक्सिमम आसन और प्राणायाम में जरा मरण का नाश होता है, मृत्युंजय को, उसको हाईलाइट कर दो सेम कलर से, मार्कर से। 2-3 हाईलाइटर रखो, सबके नोट्स बने हुए हैं, रीडिंग करो, हाईलाइटर मारो। जब आप एग्जाम में पलटते हो पेज, तो आपको याद आता है, अच्छा यहाँ पे ये कॉमन है, ये कॉमन है। जब 2-3 बार जब देखते हो ना, सबके लिए बता रहा हूँ पवन जी, ठीक है, तो अपने आप माइंड जो है ना रीड कर लेता है वो चीजें। एग्जाम आएगा, अपने आप याद आ जाएगा वो।
ये मत समझो कि हम भूल गए हैं, यही याद आएगा, नहीं, एग्जाम में बैठते मात्र वो चीजें रिकॉल हो जाती है अपने आप। तो ये एक तरीका है आपको करने का, याद हाईलाइट करो, कॉमन चीज को सेम चीज से हाईलाइट करना। जो ज्यादा इंपोर्टेंट मैंने बताया उसको 4 स्टार 3 स्टार मारो, थोड़ा सा कम इंपोर्टेंट है डबल स्टार, उससे कम है तो सिंगल स्टार। एग्जाम के टाइम पे सिर्फ 4 स्टार वाले को देखो, 5 स्टार वाले को देखो, बाकी छोड़ दो, सिर्फ एग्जाम के नाइट में कुछ दिन पहले पूरा देखो। ये तरीका होता है एक्चुअली, थोड़ा सा मेहनत लगता है लेकिन ये तरीका से। ठीक है, समझ में आया पवन जी? जी सर। ऐसे करना पड़ेगा, ये स्टार्टिंग की मेहनत होती है, फिर ठीक हो जाता है। 1-2 बार जब पढ़ते हैं ना तो अपने आप याद आने लग जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से? और कुछ पूछना है पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, आज हमारा लास्ट है, पूछ लो, जो जी भर के पूछ लो जो भी पूछना है। रिकॉर्डिंग बंद करवा दीजिए। जी एक मिनट। कोई होस्ट है पूजा जी? रिकॉर्डिंग बंद करो। जी सर कर रही हूँ। और सर घेरन संहिता में सर श्लोक जो है बहुत बड़े बड़े हैं सर, श्लोक अगर आता है सर उसमें थोड़ा कंफ्यूजन की समस्या है। जैसे हर प्रतिपम छोटा छोटा ही श्लोक है थोड़ा, लेकिन घेरन संहिता इसलिए में तो कुछ इस बड़े। लोग से मैं पढ़ाता हूँ, ताकि देखो क्या है कि अब क्वेश्चन जो पूछते हैं ना, आप लोगों को एक लाइन दे देगा और बोल देगा कि ये कौन से आसन से है, कौन से प्राणायाम से है, श्लोक भी उठा के डायरेक्ट दे देता है। ठीक है, तो सबका नहीं देता है, ऐसा नहीं है, खासकर जो प्राणायाम और आसन के श्लोक है ना, उसको सिर्फ एक बार गौर से देख लेना, क्योंकि मैक्सिमम श्लोक वहीं से उठाते हैं वो। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है। आप बोल देगा आसनेन भरवेत भवेत दृढ़म, ये कहाँ से है? अब गणित संहिता पढ़ा है ना आपने, इसको कंप्लीट कीजिए। ये पूछ देता है कि इस श्लोक को कंप्लीट कीजिए, आगे 2-3 ऑप्शन दे देगा आगे पीछे करके। श्लोक तो रहेगा लेकिन शब्द जो है ना आगे पीछे करके दे देगा, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और कुछ? सारे श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है, मुख्य मुख्य याद करना। ठीक है, और कुछ पूछना है? नेहा जी, साक्षी, पूजा जी, चंदन जी, अनीता, लता, मेघा जी, गौरी जी, प्रियंका जी। बहुत खुशी है कि कुछ स्टूडेंट बहुत रेगुलर रहे हमारे लेक्चर में। मैं इसको बहुत अपने लेक्चर को सफल मानता हूँ कि आप एटलीस्ट आप लोग जो हैं स्टार्टिंग से अब तक लास्ट तक बने रहे। ऐसा कोई है जिसको समझ नहीं आया मेरा लेक्चर? सर कल का क्लास मिस हो गया। कल का क्लास मिस कर दिया आपने? कल नहीं थी कल, हाँ कल नहीं रिकॉर्डिंग थी सुन मैं। लेना। आ गया सर? हाँ सर। आ रही रिकॉर्डिंग सुन लेना आप। थैंक यू। नहीं तो कुछ भी नहीं सर समझ में आता है ना, तो आप लोग जो है मैसेज कर सकते हो, मैं नंबर टाइप कर देता हूँ। ठीक है, और आप जो है कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। मेरी जितनी क्षमता होगी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, मैंने नंबर टाइप कर दिया है, आप लोग जो भी पूछना चाहेंगे पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक मैं आप लोगों से, तब तक रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा, फिर जो है जनरल बातें जो भी कुछ पूछना होगा आप पूछ लीजिएगा। मैं 1-2 क्वेश्चन तब तक आप लोगों से पूछ लेता हूँ, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि आप लोगों को कितना समझ में आया है ना। प्रियंका पांडे जी, प्रियंका पांडे है ना, आप माइक अनम्यूट करेंगे और आप बताइए। मैं शुरू से पूछता हूँ, ठीक है? पहला उपदेश, द्वितीय उपदेश, तृतीय उपदेश, चतुर्थ उपदेश, चारों के नाम बताइए सीरीज में। कितने उपदेश थे और सबके नाम बताइए।
बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, है ना। स्टार्ट, चलिए। हेलो हाँ जी, बताइए। सर। हरिओम सर। पहले उपदेश का नाम था सॉरी आसन, फिर प्राणायाम, फिर मुद्रा, फिर बंद। और इसमें टोटल जो है सर 385 जो है श्लोक हैं। पहले उपदेश में 67, दूसरे में थे 78, तीसरे में थे 126 और लास्ट चतुर्थ उपदेश में थे 114 श्लोक। चौथा उपदेश का नाम क्या बताया आपने? चौथा उपदेश है बंद। बंद है? चतुर्थ उपदेश चतुर्थ उपदेश एक सेकंड। अभी